ओके, तो दो नॉलेज, दो एप्लीकेशन एंड फोर एनालिसिस। अच्छा, अब हम सवाल एनालाइज द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एच का आंसर देखते हैं, और मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ इसमें एप्लीकेशन मौजूद है। अच्छा, अब सवाल है जी, लिखा है प्रेशर टू डेवलप अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये क्या चीज़ है? दिस इज नॉलेज। वेरी गुड, आपने शो किया तो आपको एक नंबर तो नॉलेज का मिल ही जाएगा। तो पहले नॉलेज को, और जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें, जो भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पेपर हो, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, सब में आपको पहले नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करना है, क्योंकि उसी को लेकर आपने आगे चलना होता है। तो आगे, एज देयर हैज बीन इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल होटल चेन्स इन कंट्रीज ई, नाउ दिस इज एप्लीकेशन, क्योंकि लिखा हुआ है, लेकिन ये एप्लीकेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। एप्लीकेशन ये नहीं है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा के लिख दी, वो रेलेवेंट टू योर आंसर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी होटल चेन पहले से मौजूद है, कंपटीशन है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एच टू come with such unique accommodational and recreational facilities which differentiates it from the competitors, कि आपको ये करने की जरूरत है। Hence, आगे लिखा हुआ इसको मैं जरा एक मिनट, हाँ आप ठीक है। Hence enabling HH to maintain customer loyalty। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम पहले बात करें तो दिस इज एप्लीकेशन है, ये जो होटल चेन्स की बात कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन है यहाँ पर इन कंट्रीज ही, ठीक है। और उसके बाद जो आगे ये बता रहे हैं, ये हैंड्स का जो वर्ड है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये शो करता है कि आप इम्पैक्ट बता रहे हैं किसी भी फैक्टर का बिजनेस पे। अच्छा, हैंड्स एनेबलिंग एच टू मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी, ये एनालिसिस है, बिल्कुल एनालिसिस है ये, ठीक है। अच्छा, गिवन दैट विद द ग्लोबलाइजेशन टारगेट मार्केट हैज वाइड वैरायटी ऑफ होटल्स टू चूज, द मोस्ट सुटेबल वन इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, लग्जरी, रिक्रिएशन, ईटीसी। हाउएवर, अब आगे लिखा हुआ है, it may be difficult for HH to stand out in competition, given that it has been rated as 4 स्टार, ये लिखा हुआ है। तो ये रेटेड एज 4 स्टार है, ये भी एप्लीकेशन है। ऑल्दो एक एप्लीकेशन काफ़ी थी, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा भी आपको लगता है कि आपकी आंसर की फ्लो के लिए ज़रूरी है, तो डू यूज़ इट। तो एज इट, अब आप देखो जो एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है, ये रेलेवेंट टू द आंसर है। एज इट फेल्स टू ऑफर लार्ज कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल्स एंड जिम्स, ये भी एप्लीकेशन का हिस्सा है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है अपने पॉइंट को डेवलप करते हुए, अगर आप इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली जो एनालिटिकल स्किल है बहुत सॉलिड हो जाती है। एग्जामिनर उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन से ली गई है। अच्छा, देयरफॉर, जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो ये देयरफॉर का वर्ड इस्तेमाल किया है, अगेन ये एनालिसिस कर रही है, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द हाईली कंपैरेटिव होटल इंडस्ट्री। अब यहाँ पर आंसर ठीक है, मतलब दो चीजें थोड़ा सा, हाउवर क्या जिक्र भी किया हुआ ना भी करते फिर भी ठीक था। लेकिन असल चीज है कि क्या एनालिसिस के 2 नंबर यहाँ मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको, अब जो क्वेश्चन आता है वो एनालाइज द लाइकली इम्पैक्ट नहीं आता, अब क्या आता है, एनालाइज टू लाइकली इम्पैक्ट्स। अब जो नया पैटर्न आया है उसके मुताबिक दो पूछते हैं, तो एक तो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ बताया तो कि यूनिक सेलिंग पॉइंट जरूरी है, लेकिन नीचे ये भी बता दिया। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि पहले, सकीना आप भी सुन लो, कि आपने जब लिखा ना कि वो कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि वहाँ वाइड वैरायटी ऑफ होटल्स हैं, तो कस्टमर लॉयल्टी जरूरी है। तो यहाँ पे अभी इम्पैक्ट आपने शो किया, लेकिन एक ही इम्पैक्ट है, चेन नहीं बनी हुई। जब तक आप चेन ऑफ एनालिसिस नहीं करेंगे, आप लेवल 2 एनालिसिस अचीव नहीं कर सकते। चेन मीन्स कि आपको एक से ज्यादा कनेक्शन बनाने हैं, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स डेवलप करने हैं। लेकिन आपने नीचे जो बात की है, तो वो लाइकली इम्पैक्ट का पूछा था, तो आपने नीचे जो बात की, अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन में वो 4 स्टार है, और देयर फोर वहाँ पे जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो मुश्किल हैं कंपैरेटिव होने की वजह से, तो यहाँ पर भी अगर गौर करें तो एक ही इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। सकीना आप बताओ, कोई जस्टिफिकेशन दे रही हो आप? क्योंकि ये एनालिसिस बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर एंड पे, लेकिन ये एक ही इम्पैक्ट मुझे यहाँ नजर आ रहा है, और वो यही है कि कंपटीशन की वजह से वो 4 स्टार है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ऊपर भी अगर गौर करूं तो ऊपर जो बात की वहां पे भी कस्टमर लॉयल्टी, तो दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बात की है, दोनों के नंबर मिल सकते थे, लेकिन दोनों एक ही कंटिन्यूटी में नहीं है। ऊपर आपने बताया कि उसे करना क्या चाहिए, जबकि ये सवाल अगर देखा जाए तो नहीं था। सवाल ये था कि इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप ये ऊपर वाला ना भी बताती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डायरेक्ट इम्पैक्ट पे बात कर सकते थे, और वो नीचे वाला पॉइंट है। तो उसमें नीचे वाले पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो उसमें एनालिसिस
थोड़ा कम नजर आ रहा है या कनेक्शन एक नजर आ रहा है? क्यों सकीना, क्या कहती हो आप? ऐसे है ना? सर, ऐसे है ना? हाउएवर है तो वो आवाज ही ये नहीं वाला आई। जो पॉइंट जी अब बोलो सकीना, पहले आवाज नहीं आ रही थी। जी सर, जो सेकंड पॉइंट है हाउएवर से जो शुरू हो रहा है, वो एनालिसिस का पार्ट नहीं हो जाएगा पहली वाला जो कि आपने पॉइंट कहा है कि वो उसके? डिफिकल्ट है स्टैंड आउट करना, क्योंकि वो 4 स्टार होटल है। तो आपने देखो ऊपर आपने लिखा है कि कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करनी है। तो ऊपर आपने देखो, आपने चेन बनानी थी अफेक्ट की, इम्पैक्ट की। तो क्या ऊपर जो आपने पहले एनालिसिस किया हुआ है वो तो बताया है कि उसे करना क्या चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट शो किया है। जबकि असल इम्पैक्ट था कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। आप बता रही हो कि अगर वो नहीं कर, कंज्यूमर लॉयल्टी गेन करना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन है, तो वो और बात है। क्योंकि आप उसमें बता रहे हैं करना क्या चाहिए, और नीचे इफेक्ट है। एक्चुअली देखा जाए तो नीचे जो है ना, वो सवाल का आंसर दिया जा रहा है कि इफेक्ट क्या होगा। तो उसमें फिर वो कॉन्टिन्यूटी जो आप मिला रही हो ना, वो उतनी नहीं हो रही, या तो उसी को कैरी करती आप आगे कि कस्टमर लॉयल्टी होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने ऊपर लिखा कस्टमर लॉयल्टी, तो अगर आप वो लिखते कि कंपटीशन होता है तो जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है। मतलब ये कि यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइस टू स्टे इन द कंपटीशन, और सो दैट योर कस्टमर्स कीप ऑन बाइंग फ्रॉम यू। अगर आप ये लिखती, तो कस्टमर लॉयल्टी अगर आ गई तो आप ये कह सकती थी कि कस्टमर लॉयल्टी की वजह से कंज्यूमर्स वुड बी ब्रांड कॉन्शियस, या दे विल बी एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफर्ड बाय HH. Or even if you charge a higher price in intense competition, still people would remain loyal and would keep on buying from you. और उसमें आप कम कस्टमर्स के साथ भी जो आपके लॉयल हैं, यू कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स। तो ये अब इसकी कनेक्टिविटी ये बनती थी, ये कनेक्शन बनता था टू गेट मैक्सिमम मार्क्स फॉर एनालिसिस। क्यों सकीना? ओके सर। तो उसको आगे चलाना था, वो नहीं गया, कोई बात नहीं। तो हम आगे देखते हैं, अगला जो पार्ट है दूसरा, इसको भी देख लेते हैं ताकि सही से समझ आ जाए हमें। तो इसमें आपने चीप लेबर लिखा है, ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है कि चीप लेबर जो है वो पार्ट ऑफ नॉलेज है, तो हम इसको नॉलेज कंसिडर करते हैं। आपको एक नंबर और मिल गया नॉलेज का। तो अभी तक आपको नंबर पता कितने मिले हैं? आपको ऊपर जो है वो नॉलेज का एक नंबर मिला है। ये मैं ऐसे मैंने चेक नहीं करना था, लेकिन चूंकि ये पहला क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि मुझे इस तरह ही चेक करना जरूरी है। अदरवाइज मैं पहले से चेक करके रखूंगा और हम सिर्फ डिस्कस किया करेंगे आपके आंसर्स को क्विकली। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन भी मौजूद है, नॉलेज भी मौजूद है, एनालिसिस जो है वो भी, यानी कि नॉलेज लेवल 1 है, एप्लीकेशन के पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन लेवल 1 वो भी है। एनालिसिस लेवल 2 पे नहीं गया, वो लेवल 1 पे ही रह गया। इसका मतलब है आपको पहले पॉइंट में एक नंबर कट गया एनालिसिस का। अब आते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे आ गए तो यहाँ नॉलेज का एक नंबर आपको और मिल गया। फिर एज ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ लेबर इजियर, HH could benefit from it substantially, given that it intends to open a new hotel in northern region of country. Very good, country जी। ये आपकी आ गई एप्लीकेशन, क्योंकि वो खोलना चाह रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है केस के अंदर 10। अब ये आप, ये 10 का मतलब हेंस, लीडिंग टू, देयर फोर, ये आपका एनालिसिस चल रहा है। तो आप कनेक्टिव यूज कर रहे हैं 10, एनेबलिंग एनेबलिंग HH टू रिक्रूट चीप लेबर, लीडिंग टू लोअर एवरेज कॉस्ट। ये देखा ना, लीडिंग टू, ये इम्पैक्ट। वेरी गुड। एज रिजल्ट, दोबारा आप फर्दर, अब ये है सही चेन बनी हुई है। एज अ रिजल्ट, नॉट ओनली वुड HH बी एबल टू pass on lower prices to customers, which is important to stay competitive against international hotel chains, but also reach break-even earlier. Therefore, turning the development of new hotel into a profitable venture, enabling HH to pay higher dividends to shareholders. अब आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की हुई है, गुड। As well as use profit as a source of finance for further expansion, hence leading to greater satisfaction of the shareholders, which is important given that HH is a public limited company। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर दिया है, मतलब इससे अच्छा तो मैं भी नहीं लिख सकता। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने ये 10 का इस्तेमाल किया, फिर आपने इसमें एज अ रिजल्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, फिर उसके बाद देयर फोर, ये शो कर रहा है कि आप लेवल 2 पे जा रही हो, और मतलब फर्दर डेवलपमेंट चल रही है। उसके बाद एंड पे भी हैंस आपने इस्तेमाल किया हुआ है, और केस का इस्तेमाल भी किया हुआ है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपने लिखा है, ये एप्लीकेशन भी है। तो ये अच्छा होता है कि केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपने पॉइंट को डेवलप करना, ये अच्छी हैबिट है। पर्टिकुलरली इवैल्यूएशन में तो जरूरत पड़ती है। अभी तो वैल्यूएशन नहीं आई, तो इसमें तो आपके भाई पूरे नंबर आते नजर आते हैं। तो आपके अगर नंबर मैं यहाँ काउंट करूँ तो आपको 8 नंबर में से 7 नंबर मैं दूंगा। बिल्कुल सही है ये। और इसको मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ।
किधर है ये व्हाट्सएप। और आगे भी जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। तो सकीना का तो खैर प्रैक्टिस है माशाल्लाह, वो तो छोड़ती ही कोई नहीं असाइनमेंट। बाकी अरीबा और माहिर, आपसे भी है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको मैं रख लेता हूँ अभी। अच्छा ओके, अब मैं आगे चल रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। और उससे पहले ये कि अरीबा आपने अपना आंसर नहीं भेजा मुझे। सर मैं बहुत बीमार अरीबा हूँ अभी। आपने अपना आंसर नहीं भेजा मुझे। हेलो सर। जी जी। सर मैं काफी बीमार थी पूरा वीक, इसलिए ओहो, नहीं कर अच्छा सकी ओके थी। ओके 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 ओके। ऑल राइट। ओके, तो अच्छा, ऑल राइट, हमने टेक ओवर, मर्जर और एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेशन, सिनर्जी क्या होती है ये पढ़ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हमने अब स्टार्ट करनी थी। और आपको ये पहले ही पता है कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है, कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बोलते क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, सीधी। हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वो बिजनेसेस विच ऑपरेट एट द सेम लेवल, मतलब कि उनकी जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम है, और उनका नेचर ऑफ बिजनेस भी सेम है। वो लेवल में पढ़ा हुआ है जिन्होंने बिजनेस रखा था। तो नेचर ऑफ बिजनेस सेम होने का मतलब है कि जो जिस प्रोडक्ट में वो डील करते हैं वो सेम है। दोनों फ्रूट फार्म हो सकती हैं, दोनों कार मैन्युफैक्चरिंग हो सकती हैं, दोनों जो है ना वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हो सकती हैं। तो ये है नेचर ऑफ बिजनेस सेम है। और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम होने का मतलब क्या है, कि आप दोनों प्राइमरी में होनी चाहिए, या दोनों सेकेंडरी में होनी चाहिए, दोनों टर्शरी में होनी चाहिए, ये जरूरी है। अदरवाइज जो है वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन नहीं कहलाएगी। अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको लास्ट टाइम क्लास के अंदर भी, कि डिज्नी और जो रिलायंस है उन्होंने इंटीग्रेट किया, ठीक है, मर्जर किया, लेकिन वो इंटीग्रेशन कहलाएगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में टेक ओवर और मर्जर दोनों आते हैं। तो जो मर्जर किया ये कौन सी इंटीग्रेशन थी, कैन वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल और नॉट? जी बताइए, क्या लग रहा है? डिज्नी और रिलायंस की जो मैंने आपको बताई थी, वो इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? नो सर। नहीं है, अच्छा ओके। और एक्चुअली क्यों नहीं है? अच्छा चलें, अगर नहीं पता चल रहा, एक्चुअली वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। और उसकी वजह क्या है, कि दोनों के अपने चैनल्स भी मौजूद हैं, और दोनों जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, या जो लाइव स्ट्रीमिंग है आपकी, वो मूवीज की हो, तो वो दिखाते थे पहले भी, लेकिन अब ऑब्वियसली दोनों मिल रहे हैं, तो एक किस्म काइंड ऑफ अ मोनोपोली बन रही है। और मोनोपोली तभी बनती है जब एक जैसे बिजनेसेस इकट्ठे होते हैं, ऑफ कोर्स, यानी कि कंपटीशन कम होता है। तो कंपटीशन कम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ही है। अच्छा, ये और बात है कि उनके और भी बिजनेसेस हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन दोनों ऑलरेडी इस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे थे, तो उन्होंने मर्ज किया। अच्छा, अब फायदे नुकसान जल्दी से देख लें। पहले है, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कंपटीशन एज कंपटीटर्स मर्ज टुगेदर, ये आपको पता है क्योंकि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में दो कंपटीटर्स ही, दो या दो से ज्यादा कंपटीटर्स ही आपस में मर्ज करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इसी को बोलते हैं। तो उससे कंपटीशन कम हो जाएगा। ये मैंने पॉइंट जो लिखा हुआ है, इससे आपको नॉलेज के नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसको डेवलप भी करना होगा। कि कंपटीशन अगर कम हो गया, तो उससे एक तो फायदा ये हो रहा है कि बिजनेसेस डू नॉट नीड टू रिड्यूस द प्राइस, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कम है, या उनका आपका उनसे बहुत ज्यादा क्लोज कंपटीशन था जिस बिजनेस से, उसी के साथ आपने इंटीग्रेट कर लिया। एक ये हो सकता है। दूसरा, कि आपको एडवर्टीजमेंट पे या मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब टफ कंपटीशन था तो आपको भी साथ साथ एडवर्टीजमेंट में खर्चा करना पड़ा था, एज योर कॉम्पिटिटर्स वर डूइंग। अब वो एक कंपटीटर या दो मिल गए हैं, तो अब आपको वहां पर भी कॉस्ट सेविंग आपकी हो रही है, और प्रॉफिट ऑफ कोर्स आपका इंक्रीज होगा। तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मार्केट शेयर की बात भी आती है, लेकिन वो हम चूंकि दूसरे पॉइंट में कवर करना है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये आपका एनालिसिस हो जाएगा, कि आप इम्पैक्ट बताना है बिजनेस पे। फिर बिगर शेयर ऑफ द मार्केट, के दोनों के कस्टमर शेयर हो जाएंगे, जैसे कि इस केस में भी हुआ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो अब बिगर शेयर ऑफ द मार्केट तो आ गया, कस्टमर शेयर हो गए, अगेन ये नॉलेज है, आपको एनालिसिस करना है ना भाई। नंबर उसके ज्यादा है, नॉलेज के नंबर तो सबसे कम होते हैं पेपर में। तो आपको इसको एड्रेस करना है। तो इवन के अगर पेपर 3 की बात करें, तो 2 नंबर से ज्यादा नॉलेज के नंबर होते ही नहीं है। और अगर P4 की बात करें, तो मैक्सिमम 3 नंबर होते हैं नॉलेज के 20 नंबर के क्वेश्चन में।
तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो बिगर शेयर ऑफ द मार्केट आप यही बताएंगे कि अब कस्टमर ज्वाइन हो गए हैं, तो अब जब मार्केट शेयर बड़ा हो गया है तो बिजनेस की रेपुटेशन भी आपकी ज्यादा हो गई है, रेपुटेशन बन गई है, डेवलप हो गई है, और अब लोग जो है उस रेपुटेशन की वजह से आपसे बाय करना चाहेंगे, और उसमें डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट की वो रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगी। आप अगर थोड़ी प्राइस ज्यादा भी चार्ज कर रहे हैं तो इट डज नॉट मैटर, क्योंकि अगर आपका शेयर ज्यादा है तो पीपल गेट एन आइडिया कि यार इतना बड़ा शेयर है, इसका मतलब कंपनी लाजमी अच्छी होगी, और जो क्वालिटी ऑफर कर रहे होंगे वो डेफिनेटली बाकी कंपटीशन से बेहतर ही होगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी एक रेस्टोरेंट में लंबी लाइन लगी होती है और बाकी सारे रेस्टोरेंट जो है वहां पे बहुत इक्का दुक्का कस्टमर होते हैं, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? जहां लाइन लगी है आप वहीं खड़े हो जाओगे, बेशक वेट करना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि उनके पास ज्यादा कस्टमर आते हैं तो उनका शेयर ज्यादा है, इसका मतलब है। तो इसीलिए इसी तरह हम कहते हैं टोयोटा जो है बहुत रिलायबल है। वो क्यों रिलायबल है? क्योंकि टोयोटा जो कार्स बनाता है, दुनिया में उतनी ज्यादा कार्स कोई नहीं बनाता, यानी कि सबसे ज्यादा जो शेयर है कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो टोयोटा का है इन द होल वर्ल्ड। तो अब रेपुटेशन क्या है, रिलायबिलिटी का एलिमेंट आप देख रहे हैं। तो इसलिए टोयोटा पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं भी ऑफर कर रहा गाड़ियों में कुछ इतना, लेकिन फिर भी लोग गाड़ियां उसकी लेते हैं, और प्राइस भी ज्यादा होती है, फीचर्स भी कम होते हैं, लेकिन लोग ले रहे हैं अगेन बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। पता है यार ये ले लेंगे तो कहीं नुकसान नहीं होगा, कहीं हमें जो है ना वो पछतावा नहीं होगा, रिपेंटेंस नहीं होगी कि यार ये क्या ले लिया, ये तो काम खराब हो गया। तो उसी के पैसे आप लेते हैं ऑफकोर्स, और आप इसको एज एज अ प्रमोशनल फैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड इन द कंट्री। तो लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड से भी एक मैसेज तो जा रहा है कि यार अच्छा है तो बिक रहा है ना। अच्छा, फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल आपका ऑफ कोर्स आप अब लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, दो या तीन बिजनेस इकट्ठे हो गए हैं, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का आपको पता है अच्छे से कि दीज आर द बेनिफिट्स विच आर एंजॉयड बाय लार्ज स्केल बिजनेसेस। और अच्छा उसमें अरीबा आपने तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का पता नहीं पढ़ा है कि नहीं? माहिर आप आपके ओ लेवल में बिजनेस थी कि साइंस थी? वो सर मैं मैट्रिक से शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा ओके ओके, ऑलराइट, ठीक हो गया। मैं बताता हूँ। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो होता है वो उसमें जब बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, और एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। और वो क्यों होता है मैं एक एग्जांपल दूंगा, बाकी हमने पढ़ना है इकोनॉमी स्केल, उसको हम देख लेंगे। एक्चुअली वो हम एएस में भी इसको देखेंगे ना। तो सिर्फ इतना बताऊंगा कि जब एक बिजनेस बड़ा हो गया तो वो बल्क में बाय कर सकता है ना, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है उसकी, तो वो बल्क में जब रॉ मटेरियल बाय कर रहा है तो सप्लायर उसको डिस्काउंट दे देगा ना। ऐसे ही है जैसे आप दुकान से कोई मोबाइल लेने जा रहे हो या कोई भी चीज, कपड़े लेने जा रहे हो, जूते लेने, जो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह ऐसे बिजनेसेस को भी जो बल्क में बाय करते हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वो बल्क में बाय करके फौरी उसको यूज भी कर लेते हैं। ये थोड़ी है बल्क में बाय कर लिया और स्टोर कर लिया साल तक, ये तो कोई, ये तो छोटा बिजनेस ये नहीं करेगा, कभी भी ना कर सकता है। तो लार्ज बिजनेस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं, और उनको पता है कि उनका ये स्टॉक जल्दी से क्लियर हो जाएगा, मतलब उन्होंने जो बाय किया है ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा, तो उनको डिस्काउंट मिल जाता है, और उनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट, वो कम हो जाती है। और जब कॉस्ट कम होगी तो ऑफकोर्स प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा आपका ऑफकोर्स, क्योंकि कॉस्ट में से जब आप प्राइस निकालते हैं तो प्रॉफिट आता है, यानी कि प्राइस आपकी 10 रुपए है, कॉस्ट आपकी 8 रुपए है, तो 2 रुपए प्रॉफिट है। तो अगर कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट 8 से 6 रुपए हो गई है, तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट 2 से 4 रुपए हो गया है। महिर आपको समझ आ रही है? यस सर। ओके, और राइट, फिर आगे हमारे पास अगला एडवांटेज लार्जर कैपिटल। इनके पास कैपिटल ज्यादा होता है ऑफ कोर्स, मैंने आगे रीजन लिखा हुआ है क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दोनों बिजनेस का कैपिटल कंबाइन हो गया, और उससे फायदा क्या होता है कि इट्स इजियर टू एक्सपैंड, एक बात। दूसरी बात कि दे आर एबल टू सस्टेन टफ कंडीशंस बेटर देन अदर बिजनेसेस। अच्छा उसमें ना एक हम ना एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, व्हेन थिंग्स गेट व्हेन थिंग्स गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब टफ कंडीशन आ जाती है तो जो मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली टफ होता है वो उसमें आगे निकलता है, क्योंकि आगे क्यों निकलता है, क्योंकि बाकी स्लो हो जाते हैं। टफ कंडीशन में आप जो है वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं कि अब ये क्या बात हुई, ये सर ये तो कोई बात समझ नहीं आ रही। वो इस तरह के फर्ज किया कि आप जो है ना, आपको आदत है भागने की, एक जो है ना कंक्रीट की रोड पे, तो आगे जाके मड आ जाती है, आपको वहां भागने की प्रैक्टिस नहीं है, आपने की नहीं हुई, आप और या फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे आकर बाकी लोगों की स्पीड कम हो जाएगी, और आपको लगेगा आपकी तेज हो गई, क्योंकि वो मार्जिन बढ़ जाएगा आपका और उनका। बात ये हो रही है, स्पीड तो कम होगी मड पे ऑफ कोर्स, ग्रिप नहीं रहती, लेकिन वो गैप बढ़ जाएगा बिटवीन यू एंड अदर पीपल। तो सिंपली सिमिलरली बिजनेसेस में भी जब आपके पास अगर लार्जर कैपिटल है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, तो जब थिंग्स जो गेट्स गोइंग, हम कह भी रहे थिंग्स गेट्स टफ,
तो आपके पास चूंकि कैपिटल है तो आप स्टिल एक्सपैंड करते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना करें। अगले बिजनेसेस स्क्वीज कर रहे होते हैं और आप थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड कर रहे होते हैं, चाहे उतना ना कर रहे हो, लेकिन वो गैप बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अगले ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो तो बिजनेस को छोटा कर रहे हैं, साइज को स्क्वीज कर रहे हैं, आप स्टिल एक्सपैंड कर रहे हैं। तो वो फिर जब आप निकलेंगे वहां टफ कंडीशन से, तो आपका और बाकी जो बिजनेसेस हैं उनका गैप जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, लार्जर कैपिटल को। अच्छा, अब एबल टू रैशनलाइज ये भी है। जब आप इकट्ठे होते हैं तो रैशनलाइज का मतलब होता है कि वो जॉब्स जो कि अब, क्योंकि अब दोनों बिजनेस कंबाइन हुए, तो दो फाइनेंस मैनेजर, दो मार्केटिंग मैनेजर, दो ऑपरेशनल मैनेजर, ठीक है। अब आपको चाहिए नहीं है, अब एक ही बिजनेस बन गया, आपने कहा जी एक मैनेजर को निकाल देते हैं, हमें तो एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए, वो दोनों को देख लेगा। तो इस तरह आप साइज ऑफ जो वर्क फोर्स है उसको भी कम करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको कम कर देते हैं। तो अब आपको ओवरऑल वेजेस कम देनी पड़ती है। मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि दो टाइनी बिजनेसेस हैं और वहाँ एक एक वर्कर काम कर रहा है, और दोनों को आप फर्ज किया $10-10 देते हैं पर डे। अब दोनों बिजनेस कंबाइन हो गए हैं, इंटीग्रेट हो गए हैं, तो अब आप एक वर्कर को निकाल देते हैं और एक वर्कर से काम करवाते हैं। तो अब आप उसको $10 ही दे रहे हैं, या इवन चलो $12 भी दे रहे हैं, तो फिर भी उन दोनों, आप दोनों बिजनेस में पहले $10-10 दे रहे थे तो $20 पे किया जा रहा है, और अब आप कितना पे कर रहे हैं? $12। तो आपके $8 बच गए, ठीक है। तो ये भी एक फायदा हो रहा है। तो रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि आप अपनी वर्कफोर्स के साइज को कम करते हैं, पर्टिकुलरली उन जॉब्स के लिए जो ओवरलैपिंग होती हैं, यानी कि वो दोनों वर्कर एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, तो फिर आप एक ही वर्कर से करवाएं। अच्छा, फिर है जी, एबल टू बार्गेन बेटर विद सप्लायर ड्यू टू ग्रेटर मार्केट शेयर, सो लोअर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये भी आ गई बात, और मैंने थोड़ा सा एनालिसिस भी किया हुआ इसमें। आप बेटर बार्गेन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपसे वही बात, आपसे ज्यादा कस्टमर्स बाय कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि पेप्सी और कोक हैं, तो चलें वो पहले जो भी बाइकआउट वगैरह किया होगा, ठीक है, वो खास सेल्स में फर्क पड़ा नहीं पेप्सी कोक की। तो लेकिन ये कि अब लोग वहां पे, अब जो पेप्सी कोक दुकान पे रखवाई जाती है, तो वो प्राइस में ज्यादा निगोशिएट नहीं करते दुकान वाले कि हमें कम कीमत और कम करें, ठीक है। जैसे गोरमे कोला है या कोला नेक्स्ट है, रीजन ये है कि उन्हें पता है कस्टमर आते ही पेप्सी और कोक लेने, वो कोला नेक्स्ट और गोरमे कोला लेने नहीं आते, तो उनको ज्यादा बार्गेनिंग करनी ही नहीं पड़ती। अच्छा, सप्लायर से भी नहीं, क्योंकि अगर आप फर्ज किया कि रॉ मटेरियल ले रहे हैं कोई, तो सप्लायर को पता भी मेरा रॉ मटेरियल तो सारा यही बिजनेस लेके जाता है, क्योंकि इस बिजनेस का मार्केट शेयर ज्यादा है और ज्यादा कस्टमर इसी का प्रोडक्ट लेते हैं, तो मेरा तो रॉ मटेरियल इसी के थ्रू बिकता है। तो वो भी आपको चीजें रीजनेबल रेट पे दे देगा। और आगे जब आप अगर दुकानों पे रखवाते हैं, तो वहां पर भी दुकान वाला ज्यादा निगोशिएट आपसे नहीं करेगा। उसे पता है कि अगर इन्होंने हम अपनी प्रोडक्ट हमें ना दी, तो कस्टमर तो हमसे चीजें नहीं लेगा। बात का तो ये होता है कि पेप्सी कोक लेने लेने जाते हैं लोग और साथ दूसरी चीजें भी ले जाते हैं, यानी कि पेप्सी कोक के बहाने अदर आइटम जो है ना, वो जो रिटेलर है, दुकानदार, वो इज एबल टू सेल। तो ये आपको एक फायदा हो रहा है। तो इसमें ऑफ कोर्स आपकी आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है, कॉस्ट आपकी कम लगती है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो वैसे मैंने सप्लायर की बात ही की है, मैंने रिटेलर को भी कवर कर लिया है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपकी कम हो गई, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर बैड पब्लिसिटी थ्रू रैशनलाइजेशन, हाँ ये है, क्योंकि जब आप डाउन साइजिंग करेंगे वर्कर्स की, वर्कर्स को कम कर रहे हैं, तो कहेंगे यार हमें ऐसे ही निकाल दिया, हमारा तो कोई कसूर नहीं था। बिल्कुल ऐसे होता है। तो मुझे भी याद है कि ये जो अभी ना सिटी स्कूल है, आपका जो रावी कैंपस, तो वहाँ ये जो है ना, ये 4 ब्रांचेस को मर्ज किया गया था यहाँ पर, ठीक है, सिटी स्कूल ने किया था। तो ऑफकोर्स जब 4 ब्रांचेस मर्ज कर दी, तो बच्चे इकट्ठे हो गए, तो इतने टीचर तो नहीं चाहिए थे, तो काफी टीचर्स को रिडंडेंट किया गया था कि सर आपकी जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी इतने इंग्लिश टीचर हैं, तो या मैथ्स टीचर हैं या उर्दू टीचर हैं या इकोनॉमिक्स टीचर हैं, तो उनकी फिर जॉब्स चली गई थी। तो उससे एक रेपुटेशन बैड होती है कि इसका मतलब है ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन कोई नहीं है। वो लोग जो कि एथिकली अवेयर हैं, वो कहेंगे यार इन लोगों को निकाल दिया, उन्होंने परवाह नहीं की कि अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो ये वो वेलफेयर स्टेट जैसे कनाडा, जर्मनी, या आप कह लो हॉलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, यूके हो गया, तो कनाडा, इसमें ये मैटर करता है। और आपकी कि यार इन्होंने लोगों को निकाल दिया, परवाह नहीं की, इसका मतलब है इनको बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, लोगों को अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो पीपल माइट नॉट बाय फ्रॉम देम। पाकिस्तान में तो खैर कुछ भी नहीं होता, बंदा मर भी जाए तो क्या होता है। तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली वो बिजनेस जितना बड़ा होता है, याद रखना है, उतनी उसकी ब्रांड की वैल्यू ज्यादा होती है, ये आपने याद रखना है। जितना बिजनेस छोटा है, तो शायद उसकी उतनी ब्रांड की वैल्यू ना हो, डिपेंड करता है वो क्या बना रहा है। लेकिन बिजनेस बड़ा हो रहा है तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आप पे, क्योंकि आप ऑल अक्रॉस द कंट्री या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेल कर रहे हैं। अच्छा, फिर मोनोपोली कैन बी क्रिएटेड दैट वुड लीड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ये नुकसान कंज्यूमर्स को हो रहा है ऑफ कोर्स। और अगर आप मैं आपको बताया भी था मैंने कि जब ये डिज्नी ने, क्योंकि लेटेस्ट मर्जर यही था, तो मैंने कहा इसी की एग्जांपल आपको दूं।
कि अगर डिज्नी और रिलायंस ने मर्जर किया तो इंडिया में जो कंपटीशन कमीशन था गवर्नमेंट का, उसने काफी देर इसको रोके रखा मैटर को। मैंने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि कंपटीशन कमीशन करता क्या है, वो ये देखता है कि कहीं जो कंपनीज के एक्शन हैं वो कंपटीशन को कम तो नहीं कर रहे, वो कहीं मोनोपोली तो नहीं बना रहे। मोनोपोली का मतलब क्या है कि मार्केट में अब सिर्फ एक ही सेलर है एक प्रोडक्ट का, तो वो तो फिर अपनी मर्जी करेगा, कीमत ज्यादा करेगा, क्वालिटी बुरी कर देगा, कंपटीशन है नहीं, अपनी मनमानी करेगा, कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी। जैसे हमारे साथ होता है बापडा में, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, रेट ज्यादा हो रहे हैं, तो कोई टेंशन, क्या करें हम। इस तरह गैस है, तो हमारे पास गैस आ रही है नहीं आ रही है, सुई नॉर्दर्न से आती है, और वो अब सर्दियों में मिलनी भी नहीं आपको, और रेट भी ज्यादा मिलने, यानी कि बिल भी ज्यादा आ रहा है और गैस मिलनी भी कोई नहीं आपको। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, मोनोपोली है ना उनकी। तो ये प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। तो उसमें फिर वो कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया ने पहले देखा, फिर उनके साथ बकायदा कंडीशन तय की कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी किस्म की इतनी दो बड़ी फर्म्स अगर बने, आपस में मर्ज हो जाएंगी, तो वो मोनोपोली बन जाएगी। तो फिर वो जो है कंज्यूमर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, कंज्यूमर्स को हो सकता है ज़्यादा पे करना पड़ जाए, या जो आपसे फर्ज किया कि आप जो राइट्स ले रहे हैं चैनल्स के, या मूवी स्ट्रीमिंग के, या ब्रॉडकास्टिंग के, तो वो फिर आप अपने इस पावर का अनफेयर एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल, तो ये होते हैं हर मुल्क के अंदर कंपटीशन कमीशन, पाकिस्तान में भी होता है, पर हमारे यहाँ तो सब कुछ होता जरूर है लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। तो एनीवे, तो कंज्यूमर की एक्सप्लॉइटेशन इन इन टर्म्स ऑफ हाई प्राइस, इन टर्म्स ऑफ पुअर क्वालिटी, वो आप हो जाती है। तो उससे हो सकता है गवर्नमेंट कैन टेक एन एक्शन। तो अगर आपकी मोनोपोली है, तो गवर्नमेंट के लॉज को आप फॉलो कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं रेगुलेटेड मोनोपोली, तो फिर तो फाइन। लेकिन अगर वो मोनोपोली जो है वो अनड्यू एडवांटेज हासिल कर रही है, तो आपको देखना होगा। तो फिर गवर्नमेंट आप पे सैंक्शन लगा सकती है, आप पे फाइन लगा सकती है, टैक्सेस लगा सकती है, या ये भी कर सकती है फोर्सफुली आपकी मोनोपोली को ब्रेक डाउन कर दे इनटू 3-4 बिजनेसेस फोर्सफुली, कि जी आपकी मोनोपोली है, हम आपके बिजनेस को बेच रहे हैं, 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये और या फिर उसको ऑपरेट करने से मना करेंगे। अच्छा, फिर लेस चॉइस फॉर कंज्यूमर, द नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूसेस। ये भी हमें समझ आ रही है कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन कम हो गए ना, क्योंकि अब जैसे मैं, अब क्यों कम हो गए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले पोल्का एक ब्रांड हुआ करता था, बड़ा अच्छा चलता भी था, ठीक है। तो वॉल्स जब आई ना, तो वॉल्स ने पोल्का को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और टेक ओवर किया तो ऑफकोर्स ये एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन थी, क्योंकि दोनों आइसक्रीम के ब्रांड थे। तो अब पोल्का जो है अब कहीं भी नजर नहीं आता। अब पोल्का की आइसक्रीम चलती है, लेकिन वो नाम वॉल्स का आता है ना, क्योंकि उसने टेक ओवर कर लिया। तो अब वो, जबकि पोल्का ने केस भी किया था वॉल्स के ऊपर वे बैक, कि जी ये आइसक्रीम नहीं है, ये आइसक्रीम कह के बेच रहे हैं, तो इसमें तो आइसक्रीम के जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। तो वो फिर लेटर ऑन वो केस जीत भी गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर चूंकि टेक ओवर ही कर लिया, तो फिर बाद में कोई मसला ही नहीं रहा। उन्हें लगा कि ये इनका कॉम्पिटिटर है बहुत क्लोज, उन्हें तंग करेगा। तो अब लेकिन ये जरूर है कि बॉल्स वाले अपनी प्रोडक्ट्स पे जिस जो आइसक्रीम नहीं है उस पर आइसक्रीम लिखते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वो जो इंग्रेडिएंट्स, जो बटर, जो मिल्क वगैरह इस्तेमाल होता है, वो उस तरह अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा, तो वो उसे आइसक्रीम कह नहीं सकते। अच्छा, एनीवे, तो चॉइस जो है वो कंज्यूमर्स के लिए कम हो गई। तो वहां पे क्या हुआ फिर, अब आपके लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पोल्का और वॉल्स दो थे, तो चॉइस कम हो गई ना, अब पोल्का तो नहीं रही, अब तो वॉल्स ही आ गई। अब और दूसरे ब्रांड जरूर है आपके पास, ओमोर वगैरह, लेकिन चॉइस कंज्यूमर का कम हो गई, और कंज्यूमर को लगेगा कि भाई जो बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट था वो अवेलेबल नहीं रहा मेरे पास। अच्छा, फिर लॉस ऑफ जॉब्स एज अ रिजल्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, ये तो बताया था। वर्कर्स को निकालेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी होगा, अगर सारे बिजनेसेस ये कर रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाए एक कंट्री के अंदर, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे ही आएगा, क्योंकि लोग चीजें खरीद नहीं सकेंगे ऑफ कोर्स। तो और उसके अलावा ये भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट से क्राइम रेट भी बढ़ता है। अगर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उससे क्राइम रेट बढ़ेगा, तो कंट्री की रेपुटेशन भी खराब होगी, और फिर हो सकता है कि उतनी तेज इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी ना चल सके, क्योंकि अगर क्राइम रेट ज्यादा है तो इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने से घबरा रहे होते हैं ना उस मुल्क के अंदर, तो ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। अच्छा, फिर वर्टिकल इंडिकेशन आ गई हमारे पास। अब ये वर्टिकल एक्सेस जैसे होता है, बिल्कुल वही है। अब इसमें ये है कि दो बिजनेसेस आपस में टेक ओवर या मर्ज तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। मतलब प्रोडक्ट सेम है, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है। जैसे हम क्या कहते हैं, एक फ्रूट फार्म है और एक फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। तब दोनों का प्रोडक्ट क्या है, फ्रूट, लेकिन एक जगह प्रोसेसिंग हो रही है, एक जगह फार्म है। इस तरह की जो फ्रूट फार्म है, वो आ रहा है प्राइमरी सेक्टर में। फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहाँ आ रही है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो अब ये प्राइमरी सेकेंडरी जो कि आपस में मर्ज कर रहे हैं बिजनेसेस, तो इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलेंगे। अगर फ्रूट फार्म खरीदता है
वो फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री को, तो इट विल बी कॉल्ड फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि आप आगे मूव कर रहे हैं। और अगर फ्रूट प्रोसेसिंग फैक्ट्री खरीदती है फ्रूट फार्म को, तो आप पीछे जा रहे हैं ना, क्योंकि सेकेंडरी से पीछे होता है प्राइमरी। तो हम इसे बोलेंगे बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो ये आपने दोनों जरूर याद रखने। तो अब इसके अगर हम एडवांटेजेस देख लें पहले फॉरवर्ड के, तो हमें नजर आ रहा है पहले तो अश्योरेंस ऑफ रिटेल आउटलेट, एज नाउ इट बिलोंग्स टू द सेम बिजनेस। तो आउटलेट क्यों होती है, ये है आपका की फैक्ट्री थी, आपने दुकान खरीद ली, ये भी तो होता है ना। आपकी फैक्ट्री थी, आपने दुकान खरीद ली, तो उसमें आपको आसानी क्या हुई कि आपने कहा यार पहले हम प्रोडक्ट बनाते थे, फिर हम दुकानदारों को कन्विंस करते थे कि हमारा प्रोडक्ट रखो, ठीक है, या उनको कहते थे जी प्लीज ये रख लें, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल जहां से कस्टमर्स बाय करते हैं वो फैक्ट्री नहीं होती, वो आउटलेट होती है, वो रिटेल शॉप होती है। तो वो उनको समटाइम स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, पर्टिकुलरली अगर आपका नया बिजनेस है या आपका ब्रांड है मुझे उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप अपनी आउटलेट भी बना रहे हैं साथ, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है, आपने चीज बनाई अपनी आउटलेट में रखवा दी। अब गोरमे को देख लो, गोरमे तो इस तरह एक्सपेंड किया, उन्होंने अपनी चीजें बनाना शुरू की हैं, आउटलेट उनकी पहले थी, पहले वो रिटेल बिजनेस में थे। ये ऑल दो वर्टिकल इंडिकेशन तो नहीं है, मतलब क्योंकि इंडिकेशन है ही नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी रेलेवेंट एग्जाम्पल जरूर है। अब गोरमे फूड एंड बेवरेजेस अपनी उनकी फैक्ट्री है, बल्कि फैक्ट्रीज हैं, तो वो बनाते हैं और अपनी दुकान पर खवा देते हैं। अब उन्हें पता, मतलब हो सकता है आम दुकान वाले रखें ही ना, गोरमे कोला नहीं रखेंगे वो ना, वो कहेंगे पेप्सी कोक है, लेकिन वो अपनी दुकान पे गोरमे कोला रखवा सकते हैं। तो उनके लिए बहुत आसान होगा, बिक भी जाती है उनकी, वहां से जो लोग आते हैं नए नए गोरमे के प्रोडक्ट्स, वो कहते हैं चल यार अब आए हुए हैं तो गोरमे कोले पकड़ लेते हैं, चलो कोई बात। तो ये एक फायदा आपको होता है कि आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अपनी प्रोडक्ट्स को मतलब रखवाने के लिए आउटलेट्स में। अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स कैन बी ऑब्टेन एज रिटेलर्स इंटरैक्ट विद देम। अच्छा, एक और बात, सॉरी मैं आपको ना एंड का इम्पैक्ट नहीं बताया। जब आप रिटेल आउटलेट आपकी अपनी हो जाएगी, तो फिर आपकी सेल्स इट विल हैपन क्विकली। वरना पहले आप नेगोशिएट ही करते जा रहे हैं, आप कि जी हमारी प्रोडक्ट रख लें, तो उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और उतनी देर में आपकी प्रोडक्ट बिक तो नहीं ना रही, डिले तो आ रहा है। कम प्राइस पे भी सेल कर रहे हैं क्योंकि रिटेलर्स अपना कमीशन भी रखते हैं। हाँ, अगर फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है, अब हम आगे देखते हैं, अभी आएगा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स कैन बी ऑब्टेन एज रिटेलर्स इंटरैक्ट विद देम ऑन रेगुलर बेसिस। सारी बात है, कस्टमर कहाँ आते हैं, पॉइंट ऑफ सेल पे। तो अब इसका मतलब है कि रिटेलर आपका अपना है, तो कस्टमर जब बताता है कि यार ये आपके प्रोडक्ट में ये फॉल्ट था, तो आप रिप्लेस तो कर देते हैं, वो कोई भी दुकानदार वाला कर देता है अगर कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन वो कन्वे कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, क्योंकि दोनों बिजनेसेस एक एक ही है ना, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर्स। तो वो कन्वे कर सकते हैं जनाब ये फॉल्ट आ रहा है, इसको इंप्रूव करें, तो फौरी तौर पर आप इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और उस फॉल्ट को रिमूव करके अपनी रेपुटेशन को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, फिर प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द रिटेलर, ये भी अब आपका ही हुआ, क्योंकि पहले आप फर्ज किया कि एक 50 रुपए की चीज बनाते थे, उसको 60 की बेचते थे दुकानदार को, दुकानदार आगे 70 की बेच देता था। तो अब आप 50 की बनाएंगे और 70 की बेचेंगे, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। पहले आपको 50 की बना के 60 की दुकानदार को दे रहे थे, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, है ना। अच्छा, एक ये काम हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इससे एक और पॉइंट भी निकल सकता है, वो क्या, कि आप चीजें कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं। यानी कि आप जो है वो 50 की चीज जो है वो 60 के बजाय, या वो 70 के बजाय 65 की बेच दें, आपका तो फिर भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, 15। तो आप ये भी कर सकते हैं मौलिक साहब, तो ये भी आप कर सकते हैं इस काम में, तो प्रॉफिट आपका, तो इस तरह से एक्सप्लेन आप इसको करेंगे और इम्पैक्ट बताएंगे। और अगर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अगर ज्यादा है और रिटेलर का भी आपको मिल रहा है, तो उसका फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा है ये सिग्नल कर रहा है कि बिजनेस जो है वो इट इज प्रोग्रेसिंग वेल, रेपुटेशन अच्छी हो रही है और इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन देखिए कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इम्पैक्ट शो कर सकते हैं। फिर नो नीड टू कीप कंपीटिंग ब्रांड्स। चलता है, गोरमे के अंदर कहाँ कंपीटिंग ब्रांड्स होते हैं। अच्छा, पहले हुआ करते थे, मुझे याद है, जैसे जैसे गोरमे ने अपने प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर दिए, तो वो वाले जो जो प्रोडक्ट गोरमे ने निकाला, गोरमे ने वो वाले जो कंपीटिंग ब्रांड से वो अपनी दुकान से निकाल दिए। तो अब कस्टमर जब वहां आएगा, आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, तो वहां पे आपका वैरायटी ऑफ ऑप्शन है, तो वहां जरूरी नहीं है आप एक ही ब्रांड लेके जाएं, तो उसमें हो सकता है आपका ब्रांड लें, हो सकता है कोई कंपीटिंग ब्रांड ले लें, लेकिन जब आपकी अपनी आउटलेट है, तो जो कस्टमर आपके पास आ गया वो आपका ही ब्रांड लेके जाएगा। तो ये आपका है कि वो मस्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लेके जाएगा, क्योंकि आप ही की ब्रांड है इसमें। इसीलिए बात कर कई कंपनी फैक्ट्री आउटलेट के नाम से दुकानें खोल लेती हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट ही यहाँ पर बिकनी चाहिए। अच्छा, तो सेल्स में इसमें इजाफा हो सकता है कि ऑफ कोर्स इसमें एक इशू है कि कस्टमर कहेगा भाई हमारे पास चॉइस ही नहीं है, एक ही ब्रांड पड़ा हुआ है, तो ये एक इशू आ जरूर सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट फिर भी लेना चाहेगा आपसे। अच्छा, मोर कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट।
होता है ना ऐसे कि कस्टमर बाय कर रहा है तो यार आप दूसरी जगह क्या जाना है, दूसरे ब्रांड के पास, ये ब्रांड भी तो अच्छा है ना। अगर रेपुटेशन अच्छी है तो आपका सारे आपके ब्रांड बिक जाएंगे। मतलब अगर दूध है तो गोरमे का ही है, आइसक्रीम है तो गोरमे की है, हलवा है तो गोरमे का ही है, तो वो सारी चीजें गोरमे की बिक रही हैं वहां से जो ले रहे हैं आप। अच्छा, फिर मोर कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो of the product, as now product is kept exclusively in company owned shops। कंट्रोल आ गया। अब कंट्रोल क्या है? आपका प्रोडक्ट है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, राइट? तो अब आपने वो बेच दिया, ठीक है। अब वो दुकान किस दुकान में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि होलसेलर भी बीच में फैक्टर होता है।